जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी हाउ आर ऑल ऑफ यू? फाइन सर, बढ़िया। चलिए बहुत अच्छी बात है। कल की क्लास में हम लोगों ने अध्याय 17 का अध्ययन करते हुए धारा 389 तक हम पढ़ चुके हैं आईपीसी, और अध्याय 17 का अगला जो सेगमेंट है वो बात कर रहा है ऑफ रॉबरी एंड डेकोइटी। ये धारा 390 से आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। धारा 390 जो बात कर रहा है भैया, वो बात कर रहा है लूट की। लूट, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रॉबरी। इज दैट क्लियर? तो 390 कह रहा है इन ऑल रॉबरी देर इज ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। 390 हिंदी वर्जन कह रहा है लूट, सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्यापन होता है। तो ये समझ लीजिए कि लूट का जो बेसिक फंडा है या तो वो चोरी होगा या उद्यापन होगा बेसिकली। ठीक है। अब आगे 390 के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट बता रहा है कि व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, और सेकंड पार्ट बता रहा है कि व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। हमने पिछली धाराओं में पढ़ा है थेफ्ट को और एक्सटॉर्शन को। थेफ्ट किस धारा में परिभाषित है दानिश? दानिश, थेफ्ट किस धारा में परिभाषित है आईपीसी की? चोरी। कल्पना आप बताइए। सर 378 में। 378 में है, बहुत बढ़िया है। और सरजीत शर्मा जी आप बताइए कि एक्सटॉर्शन हमने किस धारा में पढ़ा है? एक्सटॉर्शन सर 383 है। 383 एक्सटॉर्शन की बात करता है। पढ़ा है, और सर 384 में इसका दंड है। हाँ, वो अलग अलग दंड है। 384 से दंड शुरू हो जाते हैं, वो 389 तक सारे दंड ही हैं अलग अलग परिस्थितियों में। जी सर। ठीक है। तो ये कह रहा है कि कब चोरी लूट है। ये कह रहा है थेफ्ट इज रॉबरी इफ इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट और इन कमिटिंग द थेफ्ट और इन कैरिंग अवे or attempting to carry away property obtained by the theft, the offender for that end voluntarily causes or attempts to cause to any person death or hurt or wrongful restraint or fear of instant death or of instant hurt or of instant wrongful restraint। ये कह रहा है भाई कि चोरी लूट है यदि उस चोरी को करने के लिए या उस चोरी के करने में या उस चोरी द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छा या किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपैती या उसकी सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु का या तत्काल उपैती का या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है। क्या समझे भाई? तो चोरी में अगर सिंपली लैंग्वेज में हम समझने का प्रयास करें इसको, तो चोरी में जब भय शामिल हो जाए, किस चीज़ का भय? या तो तत्काल मृत्यु का भय, या उपैती का भय, या सदोष अवरोध का भय। ठीक है। तो जैसे ही चोरी में ये फियर का फैक्टर जुड़ जाता है, वैसे ही चोरी का अपराध लूट में कन्वर्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर? हाँ जी, अमित भाटी जी वेलकम। थैंक यू सर। अरे कहाँ गायब हो भाई, आपके बिना क्लास में मन नहीं लगता। सर ऐसा था, पढ़ने की व्यवस्था में लगे हुए थे कि लाइट का बड़ा सिस्टम खराब था तो सोलर लगवाया है। भाई वाह भाई वाह, ताकि अब प्रॉब्लम ही नहीं रहे।
नहीं, बहुत बढ़िया किया आपने। सर अगले महीने जुलाई के फर्स्ट वीक में ही आ रही है एचजीएस की वैकेंसी। हाँ, वो तो मैं भी यही आप लोगों को रोज़ बता रहा हूँ कि आ रही है, आ रही है, जी 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 है ना। जी सर, जी सर। मैं तो बिल्कुल बेसिक सोर्स से ही मिल के आया था भाई इसके लिए, हाँ जी, हाँ जी। जहाँ से वो धारा फूटेगी गंगोत्री पे गया था मैं तो। जी। तो बी रेडी, सभी तैयार रहें। ओके। जो भी एचजीएस के लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन एलिजिबल हैं क्लास में एचजीएस के लिए? शोभित, आर यू? सरजीत थोड़ा सा सर? टाइम रह रहा है सर मेरा 1 साल का। कोई बात नहीं, 1 साल का तो पता भी नहीं चलेगा कब निकल जाएगा। सर मैंने तो पिछले साल मेन ड्रॉप करा था, तैयारी नहीं थी मेरी। दे देते सब यार, देखते हैं। ड्रॉप करने से कौन सा वहाँ कोई आपकी अटेम्प्ट थोड़ी गिना जा रहा था। सर 3 दिन फिर वैसे ही फिर आपको कोई फायदा थोड़ी था, जब एबीसी नहीं थी पक्की। देखो, इस बार परीक्षा को ड्रॉप नहीं करना चाहिए जब तक कि बहुत ज़्यादा कोई समस्या ना हो। अरे कम से कम ये तो पता लगे भाई कैसा एग्ज़ाम आता है, कैसा माहौल होता है। अगर आपको हाँ तो इस बार देखते हैं। इस बार तो कुछ ऐसा है ना सर, थोड़ा सा क्या है कि आदमी की तैयारी लड़ने की थोड़ी बहुत तो हो ना। हाँ बस अब ये जब लड़ने की तैयारी नहीं है तो फिर क्या फायदा। नहीं, जब आप प्रीलिम्स क्रैक करके आ रहे हो तो कुछ ना कुछ तो पढ़ के ही गए होंगे आप, जी। है ना। चलिए कोई बात नहीं, और देखते हैं सर। इस टाइम के इस बार के लिए शुभकामना। इस बार देखते हैं सर, आपके सानिध्य में क्या पता होगा। हाँ नहीं, बिल्कुल होगा भाई। जब आप लोग मेहनत कर रहे हैं और पूरी दिलो जान से कर रहे हैं तो कोई कारण नहीं है कि आप सफल ना हो। अपने ऊपर विश्वास बनाए रखिए। सबसे बेसिक फंडा जो है ना, वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही है। जी। इसे मेंटेन कीजिए, तैयारी कीजिए, ऊपर वाले का नाम लीजिए, है ना। बाकी होएगा वही जो राम रचि रखा, ये तो निश्चित है, लेकिन आपको अपना प्रयास पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। जी। इस बार देखते हैं सर। अब अगला इसका पैराग्राफ है 390 का। ये कह रहा है व्हेन एक्सटोर्शन इज रोबरी। एक्सटोर्शन कब रोबरी होता है? ये कह रहा है एक्सटोर्शन इज रोबरी इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटोर्शन is in the presence of the person put in fear and commits the extortion by putting that person in fear of instant death, of instant hurt, or of instant wrongful restraint to that person or to some other person, and by so putting in fear induces that person so put in fear then and there to deliver up the thing extorted। ये कह रहा है कि उद्यापन कब लूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कह रहा है कि उद्यापन लूट है यदि अपराधी वह उद्यापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में है, ठीक है, और उस व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु या तत्काल उपैती या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालकर वह उद्यापन करता है, और इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को उद्यापन की जाने वाली चीज़ उसी समय और वहाँ ही प्रदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है। देखिए, एक्सटोर्शन में जो है भय तो वहाँ भी है, लेकिन यहाँ इंस्टेंट है। वहाँ कैसा भय है? वहाँ डिफर्ड है। वहाँ आपने भय को एक समय दिया है कि कल शाम 5 बजे तक काली पहाड़ी के पीछे इतने लाख रुपए लेकर पहुंच जाना, और नहीं तो डैश 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 डैश। तो ये आपने वहाँ क्या किया? डेफर्ड किया है भय को। यहाँ भय क्या है? वो इंस्टेंट है। तो जैसे ही भय इंस्टेंट हो जाएगा, एक्सटोर्शन विल बिकम रॉबरी। एनु क्लियर है भाई? अब एक्सप्लेनेशन इसका। हाँ सर जी। सर यहाँ पे जिससे एक्सटोर्शन कर रहे हैं वो मौजूद है। हाँ प्रेजेंट है वो। एक्सटोर्शन करने वाला वहीं मौजूद है
और तत्काल कह रहा है कि अभी निकाल दे भाई जो भी है, और नहीं तो अभी के अभी परिणाम भुगत लेगा, यहीं की यहीं। प्रेजेंट में है फिर से। हाँ देखिए, वो पिछला जो चोरी वाली स्थिति में है कि आपने संपत्ति कोई चोरी कर ली, और चोरी को करने में या संपत्ति को ले जाने में आपने वहाँ भय दिखाया, तो चोरी बिकम लूट, चोरी जो है वो रोबरी बन जाती है। और एक्सटोर्शन कह रहा है कि आपने तात्कालिक भय दिखाया कि भाई या तो अभी दे दे जो भी तेरे पास है, और नहीं तो मैं अभी या तो उसको उपैती कारित करेगा या सदोष अवरोध कारित करेगा या मृत्यु, लेकिन वो इंस्टेंट है। बस ये ध्यान रखिएगा कि इंस्टेंट शब्द ज़रूरी है, तभी एक्सटोर्शन जो है वो रोबरी में कन्वर्ट होगा। इंस्टेंट तो आप समझते होंगे भाई, तात्काल, बिल्कुल तात्कालिक, वहीं के वहीं, फौरी तौर पे, बस ऑन द स्पॉट। एक्सप्लेनेशन इसका समझ लीजिए। एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि द ऑफेंडर इज सेड टू बी प्रेजेंट इफ ही इज सफिशिएंटली नियर टू पुट द अदर पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और ऑफ इंस्टेंट हर्ट और ऑफ इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। स्पष्टीकरण कह रहा है कि अपराधी का वहाँ उपस्थित होना कहा जाता है यदि वह उस अन्य व्यक्ति को तत्काल मृत्यु के, तत्काल उपैती के या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालने के लिए पर्याप्त रूप से निकट हो। अब ये पर्याप्त रूप से निकटता क्या है? हाँ जी, जो सर उसकी रेंज में हो। हाँ, अगर वो निकट भी है और रेंज में नहीं है तो तत्काल नहीं है। रेंज में होना मतलब जहाँ वो इस कैपेसिटी में होना चाहिए कि वो वहाँ से आपको तत्काल मृत्यु, उपैती, ठीक है, या आपको रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट करने की क्षमता रखता हो। ये तो ऐसा होगा ना सर, मैं फॉरेन में बैठा हूँ और मैंने अपना कोई शूटर भेज दिया है। हाँ। तो शूटर उसकी पिस्टल लगा के बैठा है और वीडियो कॉल पे मुझे दिखा रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल मतलब मैंने उधर यस बोला और इधर मैं नमस्ते हुए। बिल्कुल, ये चीज़ भी बहुत अच्छा आपने एग्जांपल दिया। एक एग्जांपल और भी है कि शूटर जो है वो स्नाइपर है, और स्नाइपर आप जानते होंगे कि स्नाइपर जो है वो बहुत दूर से हिट कर सकते हैं। जी जी, कई किलोमीटर दूर से निशाना कर। हाँ, तो वो देखो है तो बहुत दूर, अगर उसको हम किलोमीटर में नापें तो उसकी दूरी जो है बहुत है, लेकिन वो चूंकि वहाँ से आपको हिट कर सकता है तो वो पर्याप्त रूप से निकट है आपके। क्यों कल्पना? जी सर। समझ आ गया पर्याप्त रूप से निकटता क्या है? जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। मतलब ये जो डेथ, इंस्टेंट डेथ, हार्ट और ये सब जो बताया गया है वो हाँ। कहीं भी बैठा है, कितनी भी डिस्टेंस पे, बट वो इमीडिएट कर सकता है। बस उस वो ऐसी स्थिति में है कि वो इंस्टेंट कर देगा। आपको ऐसी जगह बैठा दिया है उसने और वो रिमोट लेके बैठ गया, बोले बेटा बटन दबा दूंगा और तू उड़ जाएगा, तेरे परकच्चे उड़ जाएंगे, या तो ऐसा कर ले जैसे जैसे पंडित जी कह रहे कई हैं। बार तो ऐसा होता है ना सर, पॉइजन भी दे देते हैं और फिर बताते हैं कि मतलब मैं डोट तभी दूंगा, एंटीडोट इसका करना हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन से ये देखिए, जो पहले इलस्ट्रेशन है इसका, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है भाई। ए होल्ड्स जेड डाउन एंड फ्रॉडुलेंटली टेक्स जेड्स मनी एंड ज्वेल्स फ्रॉम जेड्स क्लॉथ्स without Jed's consent. Here A has committed theft, and in order to the committing of the theft has voluntarily caused wrongful restraint to Jed. A has therefore committed robbery. इस इलस्ट्रेशन को दे के कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि ये कौन सा अपराध है यहाँ। तो भाई चूंकि के ये को दबोच लेता है, दबोचने का मतलब क्या है? आपने उसे रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट कर दिया, नहीं कर दिया भैया। आप किसी व्यक्ति को दबोच लोगे तो वो ना राइट जा सकता, ना लेफ्ट जा सकता, ना आगे जा सकता, ना पीछे जा सकता, ना ऊपर जा सकता, ना नीचे जा सकता। तो उसको आपने दबोच लिया
और यह के कपड़े में से यह का धन और आभूषण यह की सम्मति के बिना कपटपूर्वक निकाल लेता है। ठीक है, तो वहाँ उसकी कंसेंट भी नहीं है, उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी आप जो है हटा रहे हो, मूवेबल प्रॉपर्टी उसकी इच्छा के विरुद्ध हटा रहे हो। यहाँ कै ने चोरी की है और वह चोरी करने के लिए स्वेच्छा यह का सदोष अवरोध कारित करता है, इसलिए कै ने लूट की है। इज दैट ओके? जी। इलिस्ट्रेशन नंबर बी देखते हैं। ये कह रहा है कि ए मीट्स जेड ऑन द हाई रोड्स, सॉज ए पिस्टल एंड डिमांड्स जेड्स पर्स। जेड इन consequence surrenders his purse. Here A has extorted the purse from Jed by putting him in fear of instant hurt, and being at the time of committing the extortion in his presence, A has therefore committed robbery. ये कह रहा है कि कै यह को राजमार्ग पर मिलता है, एक पिस्तौल दिखलाता है और यह की थैली मांगता है। परिणाम स्वरूप यह अपनी थैली दे देता है। यहाँ कै ने यह को तत्काल उपैती का भय दिखलाकर थैली उद्यापित की है और उद्यापन करते समय वह उसकी उपस्थिति में है, अतः कै ने लूट की है। कहाँ समझे भाई? तो दोनों इलिस्ट्रेशन जो है, पहला इलिस्ट्रेशन 390 का जो पहला पार्ट है चोरी वाला, उससे रिलेटेड समझा दिया है, और दूसरा इलिस्ट्रेशन जो है जो उद्यापन वाला पार्ट है, इसका उद्यापन कब लूट है, दूसरा इलिस्ट्रेशन उससे संबंधित समझा दिया है। ठीक है, अब इलिस्ट्रेशन नंबर सी देखते हैं। ये कह रहा है ए मीट्स जेड एंड जेड्स चाइल्ड ऑन द हाई रोड। ए टेक्स द चाइल्ड एंड थ्रेटन्स टू फ्लिंग इट डाउन आ precipice unless Jed delivers his purse. Jed in consequence delivers his purse. Here A has extorted the purse from Jed by causing Jed to be in fear of instant hurt to the child who is there present. A has therefore committed robbery on Jed. कै राजमार्ग पर यह और यह के शिशु से मिलता है। कै उस शिशु को पकड़ लेता है और वह धमकी देता है कि यदि उसको अपनी थैली नहीं प्रदत्त कर देता तो वह उस शिशु को कगार से नीचे फेंक देगा। कगार बोले तो कोई ऊंचाई वाली स्थान से जो है वो उसको नीचे फेंक देगा। परिणाम स्वरूप यह अपनी थैली प्रदत्त कर देता है। यहाँ कै ने यह को यह भय कारित करके कि वह उस शिशु को जो वहाँ उपस्थित है तत्काल उपैती करेगा, यह से उसकी थैली उद्यापित की है, इसलिए कै ने यह को लूटा है। क्लियर है भाई? इज दैट ओके? यस सर। अब इलिस्ट्रेशन डी कह रहा है कि ए ऑब्टेन्स प्रॉपर्टी फ्रॉम जेड बाय सेइंग योर चाइल्ड इज इन द हैंड्स ऑफ माई गैंग and will be put to death unless you send us 10,000 rupees. This is extortion and punishable as such, but it is not robbery unless Jed is put in fear of the instant death of his child. अब यहाँ क्या किया कि यहाँ इंस्टेंट नहीं है, भय तो है यहाँ भी, लेकिन भय को यहाँ डेफर्ड कर दिया गया है। कब तक के लिए डेफर्ड कर दिया गया है? ये कह रहा कि कै ये से यह कहकर संपत्ति अभिप्राप्त करता है कि तुम्हारा शिशु मेरी टोली के हाथों में है, यदि तुम हमारे पास 10,000 रुपये नहीं भेज दोगे तो वह मार डाला जाएगा। यह उद्यापन है और इसी रूप में दंडनीय है, किंतु यह लूट नहीं है जब तक कि यह को उसके शिशु की तत्काल मृत्यु के भय में न डाला जाए। तो यहाँ क्या हुआ है? यहाँ उसके भय को डेफर्ड किया गया है कि आपको एक समय दे देते हैं। भाई आप अक्सर जो किडनैपिंग वाले मसले होते हैं, एब्डक्शन वाले मसले होते हैं, उनमें क्या होता है भाई, उनमें फिरौती की डिमांड की जाती है ना कि आप जो है इतने समय तक वहाँ फला स्थान पे ऐसे ऐसे आप इतना धन पहुँचा दीजिए। हाँ, मतलब इन द मीन टाइम ही कैन गो टू पुलिस, ही कैन टेक द हेल्प ऑफ एनी अदर
तो वहाँ जो है गैप है, जो भी वो कर सकता है बेस्ट। फियर तो है, वहाँ इंस्टेंटली ये नहीं है कि या तो दे या भी। हाँ बिल्कुल, देन एंड देयर नहीं है। मतलब भय का तत्व तो मौजूद है, लेकिन भय का तत्व जो है तात्कालिक नहीं है। बस तात्कालिकता का ही महत्व है। जैसे ही तात्कालिकता उद्यापन में एंटर कर जाएगी तो उद्यापन जो है वो लूट बन जाएगा। क्यों एनु, क्लियर है? जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब 391 जो सेक्शन है वो बात करता है भैया डकैती की, डकैती। ठीक है, अब ये कह रहा है कि व्हेन 5 or more persons conjointly commit or attempt to commit a robbery, or where the whole number of person conjointly committing or attempting to commit a robbery and persons present and aiding such commission or attempt amount to 5 or more, every person so committing, attempting or aiding is said to commit dacoity। भैया डकैती कह रहा है कि जबकि 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं, या जहाँ की वे व्यक्ति जो संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं और वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसे लूट के किए जाने या प्रयत्न में मदद करते हैं, कुल मिलाकर 5 या उससे अधिक हैं, तब हर व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है, कहा जाता है कि वह डकैती करता है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो डकैती है वो बेसिकली लूट है, और यहाँ व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर करता है। जब लुटेरों की संख्या 5 या उससे अधिक हो जाए तब लूट जो है वो डकैती में कन्वर्ट हो जाती है, अगर शुद्ध सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करें तो। इज दैट ओके? यस सर। और यहाँ क्या किया है इन्होंने कि इन्होंने मदद करने वाले को भी जोड़ लिया है इसमें, और प्रयत्न करना भी। यहाँ अगर कोई अटेम्प्ट कर रहा है तो उसका अटेम्प्ट भी यहीं बता दिया इन्होंने। लेकिन संख्या कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 5। इज दैट ओके? जी ओके सर। अब इसमें एक केस लॉ है मेरे पास, वो आप लोग लिख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का लॉ है सक्टू वर्सेस स्टेट, AIR 1973। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कथन ये है कि देयर मस्ट बी अ मिनिमम ऑफ 5 पर्सन इन केस ऑफ डेकोइटी, सेक्शन 391 nowhere says that minimum 5 person must be convicted। ये कह रहा कि डकैती के लिए साइटेशन बता दो सर। साइटेशन है इसका सक्टू वर्सेज स्टेट, AIR 1973। जी सर। 1973, ठीक है, जी SC 760। ये कह रहा है कि डकैती के लिए न्यूनतम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है, परंतु धारा 391 कहीं पर यह नहीं कहती कि न्यूनतम 5 व्यक्तियों का दोष सिद्ध किया जाना आवश्यक। ठीक है भाई? अभी काफी केस लॉज में इसका जिक्र किया जाता है जो। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे मतलब कोई अपील में है 10 साल से 15 साल से, कई बार कुछ होते हैं ना सर, वो डकैती अफेक्टेड एरियाज की अपील आती हैं। हाँ वहाँ पे पता चला वो 2 लोग अगर उसमें मतलब सफल रहते हैं अपनी एलिबाई वगैरह एस्टेब्लिश करने में, हाँ या छूट जाते हैं, और अगर आदमी नंबर ऑफ पर्सन उसमें कम हो गए तो उसको लूट वाले उसमें डाल देते हैं। हाँ 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 जी। तो अब अगली जो धाराएं हैं 392, 393, ये यहाँ बता रहे हैं दंड की क्या व्यवस्था है। 392 बात कर रहा है पनिशमेंट फॉर रॉबरी। ये कह रहा है हुएवर कमिट्स रॉबरी शैल बी पनिश्ड with rigorous imprisonment for a term
which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. And if the robbery be committed on the highway between sunset and sunrise, the imprisonment may be extended to 14 years. सामान्य अवस्था में जो लूट है उसमें 10 वर्ष तक के कारावास की, सश्रम कारावास की व्यवस्था की गई है 392 में। और यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाती है तब ये 14 वर्ष तक की सज़ा में कन्वर्ट हो सकता है मामला। क्या समझे? तो यानी कि रात्रि के समय हाईवे वाले व्यक्ति को ज्यादा इज्जत दी जा रही है सर, जो बेचारे कॉमन लोग हैं उनको नहीं। हाँ, तो हाईवे को ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए ये धारा में जो है इसका वजन बढ़ा दिया है सज़ा का। वो टोल दे रहा सर, ज्यादा प्रोटेक्शन। हाँ, बेचारा टोल भी दे के आ रहा महंगे महंगे, फिर भी लूट हो रही है। हालांकि अब काफ़ी हद तक ऐसे मसलों में सुख शांति है। ज़्यादातर ऐसे मसले अब जो है अब तो पुलिस ही लूट रही है ना सर, अब औरों को मौका ही नहीं दे रहे वो। हाँ, वो खुद तैनात हैं। अभी नहीं है वो दरोगा जी ने सर 50 किलो चांदी वो ले आए, सीओ ने अरेस्ट कराया उन्हें। हाँ हाँ, ये हाल है। हमारे यहाँ भी हमारे यहाँ एक बड़े मतलब काफी अच्छे एडवोकेट हैं सर भैया, LNG साहब, ललित मोहन गुप्ता जी। तो उनके यहाँ ही डकैती हुई थी वहाँ। उनका सर असल में बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास में, रहने वाले वहाँ के हैं। तो उनका शोरूम है बड़ा अच्छा ज्वेलरी का उसका। अच्छा, तो वहाँ पे एक अजीब ही वो हुआ सर किस्सा कि एक डकैतों का गैंग था, उन्होंने रेकी कर रखी थी पहले ही। तो लूट हुई बेसिकली। वो कहते कि उसमें देहरादून या कहाँ से उत्तराखंड से कहीं से लाए थे पेशी पे बुलंदशहर। और पुलिस वालों ने इन द मीन टाइम उन्हें फैसिलिटेट किया जाकर डकैती भी डाल लाओ, ये लूट कर लाओ और जो है अपना हाँ, वापस जेल में सर। और पुलिस मिल ही नहीं पा रहे, जब CCTV फुटेज में भी आ गया तो खर्चा पानी निकल जाएगा और ये जेल में है ही बंदा। पुलिस वालों ने लूट कर रखे। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ भी नागल थाने में हुआ था, गेहूं के व्यापारियों से लूट हुई थी भाई। और उसमें GRP आगरा के एक दरोगा जी इन्वॉल्व पाए गए थे। तो हो रहे हैं, बहुत सारे कांड हो रहे हैं। 393 बात करता है अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। ये कह रहा है whoever attempt to commit robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो 393 जो है लूट करने के प्रयत्न को दंडनीय बता रहा है। और कितनी सज़ा बता रहा है? अप टू 7 years। तो अटेम्प्ट जो है लूट का 393 में पनिशेबल है। क्लियर है एनु? यस सर। 394 बता रहा है voluntarily causing hurt in committing robbery। If any person in committing or attempting to commit a robbery voluntarily causes hurt, such person and any other person jointly concerned in committing or attempting to commit such robbery shall be punished with imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। और ये कह रहा कि लूट करने में ये यदि स्वेच्छा उपैती कारित कोई करेगा तो 394 एक्शन में आ जाएगा। और सज़ा का मापमान कितना है यहाँ पे? अप टू 10 ईयर, 10 वर्ष तक की सज़ा। हाँ ठीक है। अब ये पता कैसे चलेगा ये पनिशमेंट देखिए किस में डालना है उसको? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में डालना है या एक्सटेंड टू 10 ईयर? बस ये तो फैक्ट पे डिपेंड करेगा शोभित भाई कि कैसे तथ्य हैं। जी 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 नहीं मतलब जैसे इसमें मतलब कोई कैटेगरी तो बना ही नहीं है। हाँ। बता दिया कि भाई अगर अटेम्प्ट करेगा वो करेगा तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी अगर हर्ट कॉज किया उसने, और उधर कह दिया विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स भी है। अगर देखा जाए तो मतलब हो सकता है वो 2 दिन पे भी छोड़ दे, वो तो डिस्क्रिप्शन में 24 घंटे पे छोड़ दे। हाँ बिल्कुल है, लेकिन यहाँ उपैती शब्द आया है। नहीं खोली ना सर इसमें। हाँ, कुछ धाराएं ऐसी एम्बिग्विटी नज़र आती हैं कुछ धाराओं में सज़ा के मामले में जी 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 कि वहाँ बस न्यायालय को अपने तर्क से और वहाँ की जो केस के फैक्ट होंगे। अब इसमें उपैती शब्द आया है। मान लीजिए किसी को ग्रीवियस हर्ट होगा तो उसके लिए सज़ा ज़्यादा हो जाएगी, किसी को केवल हर्ट होगा तो वहाँ सज़ा कुछ
ये तो इंटरप्रिटेशन हुआ ना सर इसका, मतलब इन्होंने अपनी तरफ से एम्बिग्यूटी बरकरार रखी। हाँ, इन्होंने तो कुछ बहुत सी धाराएं हम पढ़ते हैं कि जहाँ हमें एम्बिग्यूटी नज़र आती है, लेकिन व्हाट कैन वी डू, वी कैन ओनली रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। जी। चलिए, अब 395 बात करता है पनिशमेंट फॉर डेकोइटी। Whoever commits dacoity shall be punished with imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। अब वो सेम समस्या यहाँ भी है, आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान भी है और ऐसी सज़ा भी है जो अप टू 10 ईयर्स हो जाएगी, है ना। कौन है भाई? दूध फ्रिज में रखा तो सुबह क्यों नहीं लेके जाता वो दूध? जी, अब अगली धारा 396 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिए इसको। कई बार चार्ज बनाने को आ जाएगा तो वहाँ गड़बड़ मत कर दीजिएगा। क्या होता है कि कुछ ऐसी व्यवस्था बना के चार्ज दे देते हैं कि उसमें डकैती के साथ मर्डर शो कर देंगे, और अगर हमने 396 को अच्छे से नहीं समझा होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें हम जो है 302 का भी चार्ज बना देते हैं, लेकिन हमें 302 का चार्ज नहीं बनाना है। ये कह रहा है अलग से विशेष धारा है, हत्या सहित डकैती है, तो मेयरली 396 का चार्ज सफिशिएंट है। क्यों एनू? सर चूँकि डकैती विद मर्डर जो है वो स्पेसिफिकली बता दिया है 396 में। ये कह रहा है कि इफ़ एनी वन of the 5 or more persons who are conjointly committing dacoity commits murder in so committing dacoity, every one of those persons shall be punished with death or imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो हत्या सहित यदि कोई डकैती करेगा, ये कह रहा है कि यदि ऐसे 5 या अधिक व्यक्तियों में से जो संयुक्त होकर डकैती कर रहे हो, कोई एक व्यक्ति इस प्रकार डकैती करने में हत्या कर देगा तो उन व्यक्तियों में से हर व्यक्ति मृत्यु से या आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो एक तरह से यहाँ सेक्शन 34 का सिद्धांत भी अप्लाई कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो उन 5 में से यदि कोई एक हत्या कर दे, सेक्शन 34 का चार्ज इसमें लगाने की जरूरत नहीं है सर, अगर ये इसी तरीके का इन्होंने दे रखा है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसको भी यहाँ और 302 को भी यहाँ एक मिक्स कर दिया, मतलब मर्ज कर दिया है। हाँ, वो सारी अवस्थाएं यहाँ मर्ज कर दी लाके, ठीक है ना। और 397 बात कर रहा है रॉबरी और डेकोइटी विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। देखिए, ग्रीवियस हर्ट के लिए यहाँ अलग से धारा भी बता दी इन्होंने। वहाँ 394 में स्वेच्छा उपैती कार्य कर रहा है लूट करने में, और यहाँ कह रहा है रॉबरी और डकैती विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। तो यानी कि वो जो 394 में हमने हर्ट पढ़ा है तो वो तो सिंपल वाली हर्ट हुई भाई। क्यों शोभित? जी सर, क्योंकि यहाँ रॉबरी और डकैती दोनों इंक्लूड किया है ना 397 में, और टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। तो ये कह रहा है कि इफ एट द टाइम ऑफ कमिटिंग रॉबरी और डकैती द ऑफेंडर यूजेस एनी डेडली वेपन और कॉजेज ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन और अटेम्प्ट्स टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन, the imprisonment with which such offender shall be punished shall not be less than 7 years। ये कह रहा है मृत्यु या घोर उपैती कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती, तो वहाँ अटेम्प्ट कर रहा है, वो कहेगा लूट और डकैती तो कर ही रहा है, उसके साथ वो प्रयत्न कर रहा है मृत्यु या घोर उपैती कारित करने का, तो वहाँ उपैती या घोर वहाँ पे हर्ट कॉज हो गई है और यहाँ हुई नहीं है, यहाँ अटेम्प्ट हो रहा है केवल। ये अंतर समझिए, ठीक है। तो कह रहा है यदि लूट या डकैती करते, उसमें तो फिर मुश्किल हो जाएगा हर्ट और ग्रीवियस हर्ट करना। हाँ, तो ज़्यादा एम्बिग्यूटी होगी। बिल्कुल।
तो ये कह रहा है मृत्यु या घोरोपैथी कारित करने के, तो वो तो ये है कि वो उसके डेडली वेपन से ही जांच कर ली जाएगी कि भाई ये ऐसे फैटल हथियार लेके आया हुआ है कि ये मृत्यु भी कारित कर सकता है, घोरोपैथी भी कारित कर सकता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना कि वो घातक हथियारों से सज्जित होकर चोरी करता है कोई। जी जी जी, उसमें मतलब वेपन का प्रेजेंट होना ही। हाँ, बस वेपन उससे अगर बरामद हो गया तो वो उस धारा में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी वो हर्ट में तो जो फैक्ट और सर्कमस्टांसेस सब हाँ। इम्पोर्टेंस रखेंगे कि मतलब किस तरह की उपहति दी है, तो उस तरह का हाँ, वो तो फिर सारा शायद मेडिकल वगैरह पढ़ के सारा कुछ देख के, है ना। एक तो बार एक हाँ। बेल के मामले में सर कहा था जज साहब ने कि अरे आप बार बार बेल बेल चिल्ला रहे हो, ये देखो तो सही कितनी इंजरीज हैं, कितनी हैवी इंजरी है। उसमें 23 थी कितनी इंजरी, मतलब चाकू वाकू से। तो वकील साहब का कॉन्फिडेंस ऐसा था, वो बोले तो क्या बात होगी, हैवी शॉर्ट ही ले ली थी। हैं? अच्छा। हाँ, श्योरिटी जो है हैवी ले लो, ये बात सही है। और फिर बोले जी एक बार में भी वही धारा लगनी है, 23 बार में भी वही धारा लगनी है ना। चलिए, तो यहाँ कह रहा है कि 7 वर्ष से कम की अवधि की सजा नहीं होगी, मिनिमम 7 ईयर। ठीक है भाई। और 398 घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती का प्रयत्न करना बता रहा है। 398 आप स्वयं देख लीजिएगा। 399 समझ लीजिएगा, ये कह रहा है मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डेकोइटी। तो देखिए, तैयारी बहुत कम अपराधों की दंडनीय होती है, लेकिन डकैती एक ऐसा अपराध है जिसकी प्रिपरेशन भी पनिशेबल है। ठीक है ना। बहुत कम सेक्शन है आईपीसी में ऐसे। इसके अलावा और कौन सा सेक्शन है जहां तैयारी को भी दंडनीय बताया गया है? कल्पना। सर 121। बिल्कुल, सेडिशन। यस यस यस। तो ये कह रहा है 399 मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डेकोइटी। ये कह रहा है whoever makes any preparation for committing dacoity shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। ये कह रहा है जो कोई डकैती करने के लिए कोई तैयारी करेगा वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इज दैट ओके? अब अगली धारा है 400, सेक्शन 400। ये कह रहा है पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डेकोइट्स। डाकुओं की टोली होने के लिए दंड। टोली का, डाकुओं की टोली का होने के लिए दंड। तो मतलब इसका क्या हुआ कि जो भी डाकुओं की टोली का सदस्य होगा उसको धारा 400 से पनिश किया जाएगा। क्यों अमित? जी सर, अगर कोई ताला तोड़ने वाला एक्सपर्ट लेके जा रहे हैं तो वो ताला तोड़े, भले ही उसका भी वही रोल माना जाएगा जिसमें वो दूसरे वाले कर रहे हैं। यदि और जब तक उसकी जान पे ना बनाई हो, उसे मतलब थ्रेटन करके ना लाए हो। जी जी जी। हाँ, अगर वो वॉलंटरीली उनके साथ है तो मेंबर हो ही जाएगा उसका, है ना। लेकिन इसमें सर हैबिचुअली है वर्ड, हैबिचुअली कमिटिंग, हाँ हाँ बिल्कुल, एसोसिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ हैबिचुअली कमिटिंग डेकोइटी। हाँ, मतलब रोज का उनका पैसा है, वो डकैती का एक गैंग बना हुआ है। देखिए, मतलब मेरे ख्याल से सर ये उस टाइप का लगा दिया गया है जैसे हमारे यहाँ ये है ना कि ठीक है ऑफेंस तो जो हुआ बट गैंगस्टर एक्ट और लगा दो इसमें। हाँ, तो डकैती डाल के आएगा तो ये जो पीछे में सेक्शन पड़े इनके साथ साथ ये भी लग जाएगा अगर 400 वो अगर टोली का है। देखिए आप लोगों ने शोले फिल्म सभी ने देखी होगी, है ना। तो उसका जो विलेन है, क्या नाम है उसका? गब्बर सिंह के पापा जी का नाम क्या है अमित? गब्बर सिंह जी। गब्बर सिंह के फादर का नाम क्या है?
ये तो ये तो गब्बर सिंह से ही पूछना पड़ेगा सर। नहीं, मैं बताऊंगा आपको। ये यूपीएससी लेवल का सवाल है, इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सवाल है भाई। गब्बर सिंह के पिता का नाम था हरि सिंह। हरिराम तो नाई था, उसमें जो इन्फॉर्मेशन देता था वो हरिराम था, वो हरिराम नाई था। मैं बोल रहा हूँ हरि सिंह। मैं मतलब ऐसे ही चंडू खान, ये मूवी में कहीं आया था सर इसका जिक्र? हाँ, चंडू खाने की नहीं फेंक रहा हूँ मैं। जब ऑनरेबल कोर्ट उसको सजा प्रोनाउंस करती है, अच्छा, वो तो उसका भी। गब्बर सिंह वल्द हरि सिंह को जो है दफ़ा 400 इसी दफ़ा में सजा हुई थी उसको वहाँ। सुनना आप उस डायलॉग को। कल नेट जेआरएफ का पेपर हुआ सर। अच्छा, उसमें हमारे एक मित्र बैठ के आए थे भैया, वो मोनू भाई गए थे, वो ये बता रहे थे कोई बड़े फिल्मों के शौकीन होंगे जिन्होंने कल का पेपर सेट किया। उसमें आधे जो है पहला सवाल ये आया था कि 1939 में वो आई थी पिक्चर, 1939 में विस्की बॉटल लिखी थी, बॉटल ऑफ ब्रांडी। हाँ, तो उसमें पता नहीं क्या कि ये था उसमें कि उसके शुरू होने से पहले 5 मिनट किसका भाषण दिखाया गया था कि जो स्पीच है वो किसकी है, जैसे गांधी जी की है या उसकी है। तो मैं कहा यार हद हो गई, ये नेट के क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, तो ये तो ऐसे इस बार सब, देश में ऐसा क्वेश्चन भी आना चाहिए कि भौतिक वाला 400 वाला हाँ रिलेवेंट है ये भी। बिल्कुल। और 400 में दंड कितना है भाई? ये कह रहा है जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी भी समय ऐसे व्यक्तियों की टोली का होगा जो अभ्यासतः डकैती करने के प्रयोजन से संयुक्त हों, वे आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है। तो 401 कह रहा है पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग्स ऑफ थीव्स। 401 बात कर रहा है जो चोरों की टोली का होने के लिए दंड, जो चोरी करने वाले लोग हैं उनकी टोली का जो मेंबर होगा उसके लिए 401 में व्यवस्था की गई है। ये कह रहा है whoever at any time after the passing of this act shall belong to any wandering or other gang of persons associated for the purpose of habitually committing theft or robbery and not being a gang of thugs or dacoits shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो 401 कह रहा है कि जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी भी समय ऐसे व्यक्तियों की किसी घूमती फिरती या अन्य टोली का होगा जो अभ्यासतः चोरी या लूट करने के प्रयोजन से संयुक्त हों और वह टोली ठगों या डाकुओं की टोली ना हो, क्योंकि डाकू और ठगों के लिए अलग से धारा है। ठीक है। वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इज दैट ओके? और 402 कह रहा है असेंबलिंग फॉर पर्पस ऑफ कमिटिंग डेकोइटी, डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना। पुलिस बहुत यूज करती है इस धारा को। कहीं किसी बाग में से 10-20 वो 5-7 को पकड़ लाएंगे, कह लेंगे जी डकैती करने की योजना बना रहे थे वहाँ बैठे हुए। लेकिन ये जो 400 और 401 है ये सेक्शन अब नहीं ये लोग लगाते पता। बिल्कुल। अब 402 कह रहा है असेंबलिंग फॉर पर्पस ऑफ कमिटिंग डेकोइटी। इस धारा का इस्तेमाल काफ़ी करती है पुलिस। कहीं पकड़ लाएंगे उठा के, बोले जी वहाँ बाग में बैठे हुए ना ये असेंबलिंग कर रहे थे, ये मीटिंग कर रहे थे। और क्या कर रहे थे? whoever at any time after passing of this act shall be one of 5 or more persons assembled for the purpose of committing dacoity shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। जो इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी भी समय डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित 5 या अधिक व्यक्तियों में से एक होगा, वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि अप टू 7 ईयर्स 7 वर्ष तक की सज़ा के लिए
व्यवस्था की गई है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है भाई। तो आज आपका ये सेगमेंट जो है लूट और डकैती वाला जो हिस्सा है वो हम लोगों ने समझने का प्रयास किया, और कल की क्लास में हम इससे आगे समझने की प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, Good night, sir. ओके।